बच्चों, आज मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। कितने रुपए का कोष है? 30,000 रुपये का एक फंड है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है, इन्वेस्ट करना है उसको। ठीक है, 30,000 रुपये को दो प्रकार के बांडों में उसको इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट बॉन्ड में 5% का वार्षिक और सेकेंड बॉन्ड में 7% वार्षिक इंटरेस्ट प्राप्त होता है, उसको वार्षिक ब्याज मिलता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा ये निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना मिले? 1,800 रुपये फर्स्ट पार्ट, और सेकंड में क्या है? 2,000 रुपये मिले। दो पार्टों में आपको सवाल लगाना है। मतलब कहने का ये है कि 30,000 रुपये है किसी यूनियन के पास, व्यापार यूनियन है उसके पास, उसके फंड में, और वो 30,000 रुपये को दो बॉन्डों में इन्वेस्ट करेगा। जो पहला बॉन्ड है उसको 5% का इंटरेस्ट मिलता है, और सेकेंड टाइप का जो बॉन्ड है उस पर उसको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, एनुअल वार्षिक मिलता है ब्याज। तो दोनों प्रकार के बॉन्डों का जो ब्याज होगा वो 1,800 हो जाए और 2,000 आ जाए। तो आपको बताना है कि हम इससे 30,000 रुपये को कैसे कैसे इन्वेस्ट करें। ठीक है ना। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखें, माना प्रथम बांड X रुपये है। कितना है? X रुपये। तथा द्वितीय बॉन्ड कितना होगा? कुल रुपया है, कुल रुपया कितना है? 30,000। तो द्वितीय बॉन्ड आपका हो जाएगा 30,000 माइनस X। कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस X रुपये। ठीक है ना। 30,000 माइनस X रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये फर्स्ट पार्ट हम लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो पहले आव्यूह ए जो है आपका, हम इसको मानेंगे बांडों में इन्वेस्ट किया गया धन। क्या इन्वेस्ट किया गया है? पहले प्रकार के बॉन्ड में X रुपये इन्वेस्ट किया गया है, और सेकेंड प्रकार के बॉन्ड में 30,000 माइनस X रुपये इन्वेस्ट किया गया है। पहले प्रकार के बॉन्ड में कितना किया गया? X रुपये। और सेकेंड टाइप के बॉन्ड में कितना किया गया? 30,000 माइनस X रुपये। राइट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट क्या मिलता है? ब्याज। ब्याज हमारा जो है वो है 5%, यानी कि 5/100 पहले प्रकार के बॉन्ड पर, दूसरे प्रकार के बॉन्ड पे 7/100। ठीक है, 5/100 और 7/100। ये हमें क्या मिलता है? ये हमें ब्याज मिल रहा है इस रेट के अनुसार, एनुअल वार्षिक ब्याज मिल रहा है। हमें निकालना है कि इस पैसे को जब हम ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो कुल ब्याज कितना मिलेगा। उसने कहा 1,800 रुपये। कितना ब्याज मिलेगा? 1,800। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था अभी, हमको ब्याज मिलेगा 1,800 रुपये। तो देखेंगे आप, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे, तो ये हो जाएगा X। 30,000 माइनस X, ये 5/100, ये 7/100। जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 5x/100 प्लस
और ये ब्याज कितना है, हाँ ये भी ध्यान रखना, ये ब्याज हमारा आ रहा है यहाँ पर 1800 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5x/100 प्लस 7 ऑफ 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू कितना है 1800, 1800 रुपये। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी तुलना करेंगे, ये फर्स्ट आपका एक एलिमेंट बन गया, ये भी आपका एलिमेंट है, दोनों बराबर हैं। जब आप भी बराबर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा इसके बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं 5x/100 प्लस इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दें 2,10,000 माइनस 7x/100 बराबर 1800। ठीक है, अब इस 100 को एलसीएम ले लेंगे आप लोग। 100 को एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ हो गया 5x 2,10,000 माइनस 7x बराबर 1800। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इस 100 को इधर भेज देंगे जब आप, तो ये हो जाएगा माइनस 7x और प्लस का 5x, कितना हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस 2,10,000 बराबर 1800 की मल्टीप्लाई जब आप 100 से करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 1800 के आगे 2 जीरो और बढ़ा दो। ठीक है, तो ये माइनस 2x बराबर, ये 2,10,000 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1,80,000 माइनस 2,10,000, आप बताइए घटा के कितना बचेगा। ये बचेगा हमारे पास माइनस का 30,000, माइनस से माइनस कट गया, तो x का मान आएगा 30,000 बटे 2 से जब आप काटेंगे तो कितना आएगा 15,000। x का मान आ गया 15,000। हमने क्या माना था कि प्रथम बॉन्ड में x रुपये इन्वेस्ट किया है और द्वितीय बॉन्ड में कितना किया 30,000 माइनस x, और x का मान कितना आया 15,000 आया। तो 30,000 में से घटाएंगे 15,000 तो कितना आएगा, ये भी 15,000 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड दोनों बॉन्डों में समान प्रकार से धन को इन्वेस्ट किया गया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दोनों बॉन्डों पर, दोनों बॉन्डों पर निवेशित धन 15,000 रुपये तथा यहाँ कितना आएगा इसका 30,000 माइनस 15,000 बराबर क्या हो जाएगा 15,000। तो ये हो जाएगा आपका 15,000। प्रथम बॉन्ड में निवेशित धन बराबर 15,000 रुपये, द्वितीय बॉन्ड में निवेशित धन बराबर 15,000 रुपये। दोनों ही बॉन्डों में बराबर धन इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, ये आपका इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या उसने कहा कि 2,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। तो जहाँ पर आपने अभी 1800 लिखा था, बिल्कुल ये ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर जहाँ लिखा है 1800 रुपये, ये आपका हो जाएगा 2,000, बस इतना अंतर हो जाएगा। तो इसका सेकेंड पार्ट जो होगा वो इसी प्रकार से आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 2,000 कर देंगे। तो 2,000 के हिसाब से आप जब इसको लेके चलते रहेंगे 2,000, यहाँ पे 1800 की जगह क्या हो जाएगा 2,000 गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ 2 लाख आएगा, कितना आएगा 2 लाख आएगा। तो जब आप यहाँ पर 2 लाख में से 2,10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 10,000 बचेगा। x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5,000 आएगा। और प्रथम बॉन्ड में 5,000 रुपये होगा और द्वितीय बॉन्ड में कितना हो जाएगा
25,000 रुपये हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है वो उसमें फर्स्ट बाउंड में 5,000 और सेकंड बाउंड में 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपका 19वां क्वेश्चन था। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उसको आप देखेंगे। 20वां क्वेश्चन जो हमारा है 20वां क्वेश्चन, उसमें उसने कहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, देखें आप क्वेश्चन को, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, इकोनॉमिक्स की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आप बीज गणित के प्रयोग द्वारा ये ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कुल कितना उसको मूल्य प्राप्त होगा इन पुस्तकों का। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, ये जो पुस्तकों की संख्या है ना, ये दर्जन में दे रखी है। दुकान में 10 दर्जन केमिस्ट्री की, 8 दर्जन फिजिक्स की और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की पुस्तकें हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर जो मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य, ये दे रखा है पर बुक के हिसाब से, प्रति पुस्तक के हिसाब से। बस यहीं पर आपको ध्यान देना। यहाँ दर्जन में किताबें दे रखी हैं और यहाँ पर जो प्रत्येक मूल्य जो दे रखा है प्रत्येक पुस्तक के हिसाब से दे रखा है, मतलब एक पुस्तक का। अब यहाँ पर केमिस्ट्री की पुस्तक पहले है, तो केमिस्ट्री की एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपये, फिजिक्स की एक पुस्तक का मूल्य 60 रुपये और इकोनॉमिक्स की एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 40 रुपये है। ठीक है, इसको ध्यान में रख करके आपको सवाल को लगाना है। तो ये क्वेश्चन आपका है 20वां। माना, हम यहाँ मान लें, अगर इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, माना आप व्यू ए पुस्तकों को व्यक्त करता है तथा आप व्यू बी पुस्तकों की कीमत को व्यक्त करता है, कीमत को व्यक्त करता है, यानी कि उनके मूल्य को व्यक्त करता है। ठीक है, तो देखें आप, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो मूल्य दे रखा है 10 दर्जन किसकी पुस्तक है, आप यहाँ सामने लिख भी सकते हैं, रसायन विज्ञान की, और 8 दर्जन किसकी पुस्तक थी, भौतिक की, यानी कि फिजिक्स की, और फिर 10 दर्जन हैं अर्थशास्त्र की। कितनी हैं, अर्थशास्त्र की। चूँकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो ये दर्जन में है, तो इसको हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का मान जो आएगा 120, 80, 12×96 कितना आएगा, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 96 कितना आएगा यहाँ पर, 96, और ये फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 120 आएगा। ठीक है, और मैंने बी क्या बताया आपको, बी बताया है पुस्तकों की कीमत। तो पहली पुस्तक की कीमत क्या है यहाँ पर हमारी, तो ये पुस्तक की कीमत है 80 रुपये, और दूसरी कीमत है हमारी ये 60 रुपये और 40 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है कुल मूल्य कितना हुआ। दुकान को पुस्तकों को बेचने पर कुल धनराशि कितनी प्राप्त होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी पुस्तकों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि, तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ बी ए। क्यों ए बी इसलिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये आपका मैट्रिक्स है 3/1 और यहाँ है आपका 1/2।
ये क्या है आपका, ये 3 पंक्ति है, आपका 1/3 का है ना। आप इसको गुणा करेंगे तो आपको अलग अलग उसका प्राप्त होगा, तो ये आपको निष्कर्ष सही नहीं दे पाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी ए करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो आपको टोटल धनराशि मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बी का मान क्या है हमारा, 80, 60, 40, और ये है हमारा 120, 96 और 120। तो आप करिए इसके मल्टीप्लाई, आप जानते हैं पहली रो पहला कॉलम 120 गुणे 80 प्लस 60, 96, 40, 120। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12×96, और ये कितना हो जाएगा आपका 576, और ये हो जाएगा 5×48 यानी कि 4800, ठीक है ना। आप जब इसकी सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 20,160 रुपये, ठीक है, 20,160 रुपये हो जाएगा। अब ये आपका 20वां क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि कुल धनराशि कितनी प्राप्त होगी। एक क्वेश्चन और है इसमें 21वां, उसके लिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखें आप, मान लीजिए x, y, z, w और p ये प्रत्येक आव्यूह हैं, और इन सभी आव्यूहों की कोट दे रखी है। क्या दे रखी है, कोट। x आव्यूह की कोट है 2yn, y आव्यूह की कोट है 3yk, z आव्यूह की कोट है 2yp, और w आव्यूह की कोट है n/3, और p आव्यूह की कोट है p/k। कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 में सही उत्तर छांटिए। तो सबसे पहले हम इन सबकी कोट लिख ले रहे हैं। x आव्यूह की कोट कितनी है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 हम लगाएंगे। x आव्यूह की कोट कितनी है, 2/n। y आव्यूह की कोट कितनी है, 3yk। अब जब सवाल को ये देखेंगे आप, सवाल हमारा क्या है, सवाल है 21वां, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा। आप देख लीजिए, पी वाई और डब्ल्यू वाई, यहाँ पर पहले तो पी आव्यूह और वाई की मल्टीप्लाई की गई है, यहाँ डब्ल्यू और वाई की मल्टीप्लाई की गई है। तो आपको मल्टीप्लाई का नियम पता है, दो आव्यूह की गुणा कब हो सकती है, पहले आव्यूह की पंक्ति दूसरे आव्यूह, पहले आव्यूह के स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर हों। और दो आव्यूह को कब जोड़ सकते हैं, जब दोनों आव्यूह की पंक्ति और कॉलम बराबर होंगे तभी उनको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आप इस सवाल को लगाएंगे। तो पी डब्ल्यू वाई, तो आप देखें डब्ल्यू आव्यूह की कोट कितनी है, डब्ल्यू आव्यूह की कोट आप देखेंगे तो डब्ल्यू आव्यूह की कोट आ रही है हमारी n/3, कितनी है, n/3। और पी आव्यूह की कोट है, पी आव्यूह की कोट कितनी है हमारे पास, पी आव्यूह की कोट है, ये हो जाएगी आपकी p/k, कितनी हो जाएगी, p/k। अब आप देखें यहाँ पर सभी की हमने कोट लिख ली। सवाल क्या था हमारा, सवाल ये है 21वां कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए क्या चाहिए हमें। इसको परिभाषित होने के लिए हमें एन के पी के मान को परिभाषित होने के लिए हमें एन के पी के मान चाहिए, एन के पी के मान चाहिए। देखें आप,
पी की कोट क्या है, पी बाई के, ठीक है ना। पी की कोट क्या है, देखें यहाँ, पी की कोट कितनी है, पी बाई के, ध्यान देना है आप यहाँ पे स्मॉल पी है। और वाई की कोट क्या है, वाई की कोट कितनी है, 3 के। इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई कब हुई होगी, पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति, यानी कि k का मान 3 हुआ होगा तभी इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, ध्यान रखें आप, है ना। पहले आव्यूह, इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार ये आपका हो जाएगा k बराबर 3, क्या आएगा, k बराबर 3। तो आव्यूह, तो p बाई परिभाषित होगा, तो पी वाई परिभाषित होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो पी वाई परिभाषित नहीं हो सकता है, ध्यान रखें आप। पी वाई केवल तभी परिभाषित होगा जब इसका के, पहले पी आव्यूह की कोट का स्तंभ जो है ये के है, इस के का मान इस आव्यूह के 3 के बराबर होगा, तभी पी वाई परिभाषित होगा, है ना। ये मल्टीप्लाई का नियम है कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। और डब्ल्यू वाई दूसरा क्या हमारे पास है, इसका मतलब ये हो गया आपका, ये डब्ल्यू वाई जो है, डब्ल्यू वाई में डब्ल्यू की कोट कितनी है, n/3, तथा बाई की तो आप जानते हैं, बाई की कोट कितनी है, 3/k। यहाँ तो पहले से ही इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, बाई की कोट के बराबर है, के एक तरीके से देखा जाए तो ये आपकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों की बराबर है, तो W बाई कैसा है, परिभाषित है, कैसा है, परिभाषित है ना। W बाई कैसा है, ये परिभाषित है, क्योंकि W के स्तंभों की संख्या Y के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसलिए W बाई की मल्टीप्लाई हो सकती है, W बाई परिभाषित है। अब यहाँ पर आपको दिखाना क्या है, तो पी वाई की कोट क्या होगी, पी बाई की कोट क्या होगी, पी बाई की कोट, तो पी बाई की कोट हो जाएगी पहले आव्यूह की पंक्ति दूसरे आव्यूह का स्तंभ, यानी कि ये हो जाएगा आपका पी बाई क्यू, पी बाई के। और डब्ल्यू बाई की कोट क्या होगी, डब्ल्यू बाई की कोट होगी, यहाँ देखें आप, n/k, क्या होगी, n/k कोट का है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हो जाएगा आपका, जो इसका p है वो p बाई और प्लस w बाई परिभाषित तभी होगा जब p बराबर n के हो, इसकी पंक्ति बराबर होंगी। दो आव्यूह को जोड़ तभी सकते हैं, दो आव्यूह को तभी जोड़ सकते हैं जब पहले आव्यूह की पंक्ति दूसरे आव्यूह की पंक्ति के और स्तंभ के बराबर होंगे। पंक्ति और स्तंभ दोनों जब बराबर होंगे तभी दो आव्यूह को आप जोड़ सकते हैं। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित तभी होगा जब पी बराबर किसके होगा, एन के होगा। और यहाँ पर पी बराबर एन के, और के का मान कितना आया था, के का मान 3 आया था, ये मैं आपको ऊपर से बता चुका हूँ पहले से ही, के का मान कितना आया, 3 आया। तो ये आपकी कंडीशन चाहिए ही चाहिए, और ये कंडीशन आपकी किस में है, ये कंडीशन है आपकी इसका जो पार्ट फर्स्ट है, किसमें का पार्ट फर्स्ट, के बराबर 3 पी बराबर n, इसलिए इसका ये विकल्प सही होगा। सेकेंड पार्ट आपका कह रहा है कि n बराबर p
तो आप भी 7x माइनस 5z की कोट क्या होगी, इसमें से 4 में से आपको छांटना है। यहाँ पर p बराबर n दे रखा है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ इसको देखें, देख लीजिए। उसने ये कह दिया है कि p बराबर, ये आपका 22वां पार्ट सवाल है, p बराबर क्या है, n, ठीक है ना। और आपको बताना है आप भी हो 7x माइनस 5z की कोट क्या होगी। अब आप समझिए इसको, इसकी कोट क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखें x की कोट कितनी है, x की कोट, तो x की कोट है, आप देखिए जरा, आप भी हो x की कोट कितनी, आप भी x की कोट है 2/n है ना, 2/n है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप x की कोट 2/n है तो 7x की कोट क्या होगी, 7x की कोट भी 2/n होगी, होगी कि नहीं होगी। क्योंकि हम उसमें अगर किसी आव्यूह में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी कोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोट उसकी वही रहती है, जो x की कोट है वही 7x की कोट होगी, कितनी होगी, 2/n होगी। और यहाँ पर z की कोट क्या है, हमारे 7x माइनस 5z करना है ना, आप भी हो z की कोट कितनी है, आप भी z की कोट मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर लिख चुके हैं, आप भी हो z की कोट है 2/p, इसलिए 5z की कोट भी कितनी होगी, 2/p होगी। इसकी कोट और इसकी कोट दोनों अलग अलग हो गए ना, 7x और 5z। अब आप 7x माइनस 5z करेंगे जब इसमें, है ना, 7x और 5z जब करेंगे तो कितना आएगा आपका, 7x माइनस 5z की कोट। अब यहाँ पर देखें आप 2/n, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखें, यहाँ 2/n किसकी, 7x की कोट थी, और 5z की कोट कितनी थी, 2/p थी। लेकिन उसने एक चीज़ और दे रखी है आपको, p बराबर n के है, p बराबर किसके है, n के दे रखा है। तो यहाँ पर 2/p की जगह 2/n भी आप कर सकते हो ना, क्योंकि p का मान कितना है, n के बराबर है, तो 2/n लिख सकते हो। तो 7x माइनस 5z की कोट क्या हो जाएगी, 2/n होगी, क्या होगी, 2/n होगी। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, तो इसका विकल्प देखें आप, इसका विकल्प सही है n बराबर p, तो आप भी 7x माइनस 5z की कोट है, तो ये 2/n, इसका 22वें का सेकेंड पार्ट सही होगा। कौन सही होगा, 22वें का सेकेंड पार्ट आपका सही होगा। तो आप लिख सकते हैं b, विकल्प b सही है, ठीक है, विकल्प b सही है। तो ये आपका इस तरीके से एक्सरसाइज 3.2 के 19, 20, 21, 22 4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए, बाकी आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है।